तो शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी ऑल टेट एंड टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ खालिस्तान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। यानी कि कौन से सब्जेक्ट के शिक्षण के लिए भौतिक विशेषता मॉडल प्रतिकृतियाँ ये क्या है वो अधिक उपयुक्त हैं। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है भूगोल, चौथा ऑप्शन है इतिहास। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी भूगोल। भूगोल के शिक्षण के लिए मॉडल और प्रतिकृतियाँ जो होती हैं इस तरह के ये चीज़ें अधिक ज़्यादा उपयुक्त हैं। यानी कि मॉडल जो बनाए जाते हैं, मॉडल एक तरीके से छोटी छोटी वस्तुओं से बड़े आकार की चीज़ों को एक खिलौने टाइप में एक रूप देना। दूसरा क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है तृतीयक, तो तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक। यानी कि स्थानीय समाचार पत्र में जो मौसम की जानकारी का संग्रह जो किया जाता है वो प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत वो होता है जो क्या है कि जो धरातल पर जो किया जाता है संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है उसको प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो जो सीखने में सक्षम होते हैं विद्यार्थी वो किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो आपको पता है समावेशी कक्षा में सभी तरह के विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में अक्षमता वाले विद्यार्थी भी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ बैठ करके उनके साथ सीखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। यानी सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। यानी विकास का एक समान अनुक्रम होता है और सभी बच्चे उसी अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। यह दर यानी उनकी अलग अलग क्या है, अलग अलग दर होती है। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का बाद में, लेकिन अनुक्रम एक ही होता है सबका। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यानी कि इसी अलग विभिन्न दरों के कारण ही शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग समूहों और गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये कथन किसका है या ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है। पहला ऑप्शन है डी पर्सेल, दूसरा ऑप्शन है जे.एच. बेल, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे यानी जे पियाजे, चौथा ऑप्शन है सी.एल. ओगडेन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीन पियाजे। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपको पता है सहकारी शिक्षा क्या होती है, यानी कि मिलजुल कर किसी कार्य को करना। पहला ऑप्शन है उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, दूसरा ऑप्शन है काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, तीसरा ऑप्शन है परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, चौथा ऑप्शन है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यानी छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। यानी कि जब छात्र आपस में बहस करेंगे और चर्चाएँ करेंगे तो इससे क्या है एक दूसरे की हेल्प भी होगी और बच्चे को क्या है सीखने में मदद मिलेगी। तो ये ही शिक्षा को सहकारिता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे बेहतर होगा, यानी छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना। छठा क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आलोचनात्मक जो सोच होती है, हर चीज़ को एक आलोचना की दृष्टि से देखना और उसमें कमियां निकालना, उसके फ़ायदे देखना, ये आलोचनात्मक एक सोच होती है। इससे क्या होता है आत्मनिर्देशन होता है, यानी कि स्वयं मोटिवेशन। और आत्म अनुशासित और व्यक्ति क्या है आत्म अनुशासित यानी कि एक नियमबद्ध हो जाता है, अपने ही उसमें एक सिद्धांत बना लेता है। अनुशासित सोच को ये आलोचनात्मक सोच जन्म देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है जटिल सोच, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त सोच, तीसरा ऑप्शन है बुद्धिमान सोच, तो चौथा ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे आलोचनात्मक सोच।
सातवां क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे अधिकतर बौद्ध से जुड़ी हुई जो मूर्तियाँ और चित्र जो वहाँ पे से प्राप्त हुए हैं, ये अधिकतर तमिलनाडु में हैं। और यहाँ पे क्या है, जो रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो स्लेटी और ये पौधों और खनिजों में आ जाती है स्लेट भी, तो इनसे बने हुए रंगों का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो पहला ऑप्शन ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है पौधों और खनिज, तीसरा ऑप्शन है स्लेट, चौथा ऑप्शन है पशु अंगों के अवशेष। तो यहाँ पे पौधों और खनिजों से वहाँ पे रंग का प्रयोग किया गया है इन अजंता गुफा की चित्रकारी में। अगला देखते हैं, आठवां क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ खालिस्तान पर लिखी गई थी। तो जो पांडुलिपियाँ थी वो पहला ऑप्शन है पत्थरों, दूसरा ऑप्शन कागज़, तीसरा ऑप्शन लकड़ी, चौथा ऑप्शन ताड़ पत्थरों। तो वो ताड़ के पत्थरों पर लिखी गई थी, यानी ताड़ के एक पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन्हीं पर ही ये पांडुलिपियाँ जो है लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका नौवां, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य पाषाण, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण, तीसरा है महापाषाण काल, चौथा ऑप्शन है पुरापाषाण काल। तो यहाँ पे जो सब मानव का जो इतिहास है उसमें सबसे लंबे जो समय अवधि है वो पुरापाषाण काल की है। और पुरापाषाण काल लगभग ये 10,000 वर्ष से 10 लाख वर्ष तक रहा था, यानी कि 9,90,000 वर्ष तक ये पुरापाषाण काल का समय है। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है यहाँ पे, ए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित। ये बिल्कुल ठीक है। मेहरगढ़ जो स्थान है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जो बोलन दर्रा है ये चाइना और पाकिस्तान की सीमा के पास है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। और बी जो यहाँ पे दूसरा कथन है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी के और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये पुरातत्व स्थल है एक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए असत्य है और बी सत्य है, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं, चौथा ऑप्शन है ए सत्य है और बी असत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पे क्या है, सत्य है। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो यहाँ पे भारत के जो राज्य हैं उनमें जिनमें हड़प्पा के जो नगर मिले हैं उन राज्यों में से सबसे अधिक नगर कौन से राज्य में मिले हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, चौथा ऑप्शन पंजाब। तो यहाँ पे जो नगरों के जो अवशेष सबसे अधिक मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं, दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा है, और फिर राजस्थान में भी ये नगरों के अवशेष मिले हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में पहले नंबर पर आता है भारत में गुजरात, हड़प्पा नगर के जो वहाँ पे मिले हैं अवशेष। 12वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। तो यहाँ पे ऋग्वेद की बात हो रही है। तो ऋग्वेद यहाँ पे संस्कृत भाषा में मूल रूप से रचा गया था। तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन संस्कृत भाषा, तीसरा ऑप्शन प्राकृत, चौथा ऑप्शन ब्राह्मी। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा आएगा, यानी संस्कृत भाषा में मूल रूप से ऋग्वेद क्या है, रचा गया था। बाद में तो किसी भी भाषा में ट्रांसलेट वगैरह होते हैं। अब तो नई को भाषाएं में शायद हमारे यहाँ पे 22 भाषाओं को मान्यता है। अगला देखते हैं 6वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही है यहाँ पे। तो मगध जो था उस समय एक बड़ा राज्य हुआ करता था, एक तरीके से राजधानी की तरह। तो मगध महाजनपद जो था सबसे बड़ा महाजनपद था ये। तो इसके सबसे पहले शासक थे, 6ठी शताब्दी की बात चल रही है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात यहाँ पे चल रही है। तो पहला ऑप्शन है प्रेसेनजीत, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है महावीर। तो यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार मगध महाजनपद के सबसे पहले शासक थे। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे उनमें एक धम्म, एक संघ और बुद्ध, यानी 3 वहाँ पे बौद्ध धर्म के धम्म थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे ये। अहिंसा इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनमें से एक शून्य और एक ये भी इन्हीं के नाम हैं, धम्म, संघ और बौद्ध के। तो ये 3 रत्न हैं। 15वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो ये आपको पता है राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो स्टेटों से जो विधायक, वो क्या बोलते हैं उनको, विधायक होते हैं, उनका जो प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, जो मतदान के द्वारा चुन करके आते हैं, उनके द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। बाकी 12 रिजर्व भी होते हैं जो उनको राष्ट्रपति उनका चुनाव करता है। तो पहला ऑप्शन है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा सदस्य
लोकसभा सदस्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता इसमें। तीसरा, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक द्वारा, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। चौथा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मदद, तो निर्वाचन वाले जो होते हैं उनका वोट देने का अधिकार नहीं है, जिनको निर्वाचित किया जाता है राज्यपाल द्वारा, बल्कि क्या है, जो चुनकर आते हैं वही इसमें वोट डालते हैं, जिससे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। 16 क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो भारत द्वारा यहाँ पे संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति और संघीय, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा ऑप्शन है संसदीय और संघीय, चौथा ऑप्शन है संसदीय और एकात्मक। तो यहाँ पे संसदीय और संघीय तो इनको अपनाया गया था। और ये जो यहाँ पे शासन प्रणाली थी ये ब्रिटिश से ब्रिटेन यहाँ पे ली गई है। और इसमें क्या है, संसदीय में तो मुख्य रूप से लोकसभा के जो होते हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और संघीय प्रणाली में इसमें सर्वोच्च माना गया है संविधान को संघीय प्रणाली में। 17वां क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। तो पहला ऑप्शन 84, दूसरा है 74, तीसरा है 47 और चौथा है 48। तो यहाँ पे अनुसूचित जातियों की बात हो रही है। तो अनुसूचित जातियों के लिए फिलहाल 84 जो है निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। पहले ये क्षेत्र यहाँ पे 79 थे, 5 बढ़कर 84 हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 हैं। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। यानी अस्पृश्यता की प्रथा जो चली आ रही है, यानी छुआछूत एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे छुआछूत से कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यदि कोई अभी भी अगर कोई छुआछूत करता है तो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो यहाँ पे समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी उनके लिए समान नहीं समझा जा रहा है, उनको अपने से नीचा समझा जा रहा है, उनको यानी उनको स्पर्श करने लायक नहीं समझा जा रहा है उनको। तो यहाँ पे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है अस्पृश्यता प्रथा के कारण। 19वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे संविधान में जो मौलिक अधिकार नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। दूसरा धर्म की आज़ादी का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। जबकि संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार था, बट इसको अब मौलिक अधिकार इसकी श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका संपत्ति का अधिकार। 20वां क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो यहाँ पे भी अस्पृश्यता की बात हो रही है और 18वें क्वेश्चन में भी अस्पृश्यता की बात हो रही थी यहाँ। तो ये इसका मेन आधार क्या है, अस्पृश्यता आधार। तो आपको पता है जाति इसका मेन आधार है, जाति के कारण अस्पृश्यता पैदा होती है। सबसे पहले क्या था, हमारा समाज जो यहाँ पे स्टार्ट में था वो कर्मों का आधार पर था, कर्मों के आधार पर लोगों को डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद में गुप्त काल में आकर के ये जातियों के आधार पर यहाँ पे भेदभाव डिवाइड हो गया, और उसी के साथ ये भेदभाव जातियों के आधार पर अस्पृश्यता वगैरह, ये इनका जो मेन आधार होता है वो जाति होता है। जाति के यानी उच्च जाति निम्न जाति के लोगों को उच्च जाति के लोग अस्पृश्यता यानी स्पर्श करने से वो क्या है हिचकिचाते हैं, उनको अछूत समझते हैं एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इनका जो मेन आधार है वो जाति है, जाति के कारण ये अस्पृश्यता वगैरह ये प्रथाएं जो है चलती हैं। तो पहला ऑप्शन है लिंग, दूसरा वंश, तीसरा जाति, चौथा शारीरिक विकलांगता। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जाति। तो आज के लिए 20 इंपॉर्टेंट